हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका टीचर दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एजुकेशन डीके यूट्यूब चैनल। तो बताइए आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और कुछ स्टूडेंट को थोड़ा सा घबराहट हो रहा होगा, थोड़ा डर लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम्स कैसी होगी। बिहार बोर्ड की जो एग्ज़ाम है, सेंटर मेरा यहाँ गया है और किस तरह से एग्ज़ाम होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और थोड़ी बहुत घबराहट तो हो रही होगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका साथ हूँ। मैं आपको बता दूं कि इस क्लास के बाद दो टाइप के स्टूडेंट को ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। पहला, जिसे क्वेश्चन याद नहीं होते हैं, मैं उसको याद कराऊंगा। और दूसरा टाइप का स्टूडेंट जिसने पढ़ाई करके उसे रिवीजन की ज़रूरत है, तो रिवीजन भी इस क्लास में, इस वीडियो में आपको करूंगा। और मैं गारंटी के साथ बताता हूं कि जब आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो, पूरे वीडियोस को कंप्लीट कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है और आपने भी क्लास 10 में पूरे 1 साल बिताए हैं। तो बिना देर किए चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग 2018 में पूछे गए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए हैं और उसको याद करेंगे। आप इसको हमेशा रिपीट करने के लिए, हमेशा रिवीजन करने के लिए आप इसका ऑडियो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑडियो फाइल है, उसे डाउनलोड करके सिर्फ सुन करके आप याद कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पर जा करके। और ऑडियो फाइल सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि कम से कम एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, उसके बाद आपको सुननी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए और ये सब क्वेश्चन आपको सभी याद होने चाहिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आंसर हो जाएगा नवंबर 1917। ओके, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। ओके, ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1920, कोलकाता अधिवेशन। ओके, सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लागू किया गया था, पारित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? आंसर हो जाएगा आपका 1925 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इसकी स्थापना कौन की? केबी हेडगेवर। ओके, 1925 में इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, और किसने की? केबी हेडगेवर। ओके, केबी हेडगेवर ने 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड जो है, वहाँ पर जो सभी लेडीज एवं जेंट्स होते हैं, तो वहाँ का वयस्क मताधिकार जो है कब प्राप्त हुआ, मतलब कब जो है कि वोट देने के योग्य का जो नियम हुआ था, कब वहाँ पर लागू किया गया था। इंग्लैंड में पुरुषों एवं स्त्रियों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपका 1918 ईस्वी में। ओके, 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में मताधिकार का जो है कि नियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? आंसर हो जाएगा आपका मध्यम वर्ग। ओके, मध्यम वर्ग जो सामाजिक वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में, जो बहुत पहले जो समय बीत चुका है, कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ओके, आपको पता होना चाहिए स्थल मार्ग के बारे में बोला जा रहा है, जल मार्ग नहीं, स्थल मार्ग, जो जमीन पर चलने वाले जो मार्ग होती है, स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस स्थल मार्ग से? तो आंसर हो जाएगा आपका रेशम मार्ग। ओके, रेशम मार्ग जो थे जो हैं जो इसको स्थल मार्ग बोला जाता है। और स्थल मार्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह जमीन पर सड़कें होती हैं, जिसके अनुसार से इसको स्थल मार्ग कहा जाता है। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से।
ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट जब हुआ था तो उसके कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आंसर हो जाएगा आपका पूंजीवादी शासन प्रणाली। ओके, आर्थिक संकट जब हुआ था तो उसके बाद पूंजीवादी शासन प्रणाली जो है नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पर एडजस्ट कर दूं, और यहाँ पर है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कौन सा पत्र था, समझ में आ रहा है? ये जो पत्र कहने का मतलब न्यूज़पेपर के बारे में बात किया जा रहा है कि कौन सा पत्र ने, यानी किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर एक्ट जो है लागू किया गया था। तो इस प्रेस जो है कि एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था। कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। ओके, अमृत बाजार पत्रिका जो थी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपना भाषा बदलती थी। ओके, यानी कि छपती थी तो दूसरे भाषा में छपने लगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बार लगता है 5-6 बार मैं इसको याद करा चुका हूँ, 5-6 बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछी जा सकती है। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। आंसर हो जाएगा इसका मार्टिन लूथर। ओके, आंसर इसका हो जाएगा मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। एक कृषि का प्रकार होता है सोपानी कृषि। ओके, तो किस राज्य में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? आंसर हो जाएगा 65%। ओके, जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, मानव हैं, तो उसके शरीर में जो कि है कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? 65%। प्राणियों का कहने मतलब है कि यहाँ पर सिर्फ मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, तो मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होती है? 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से जो जंगल है कितने वर्गों में बांटा गया है? आंसर हो जाएगा इसका 3 वर्गों में। ओके, 3 वर्गों में बांटा गया है। किसके अनुसार? संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ से इस तरह से एडजस्ट करके, ओके चलिए अब सही है। ओके, यहाँ पर है कि एक एनजीओ, ओके, एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार, जो एनजीओ चलता है, तो एक एनजीओ के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। एक वानिकी रिपोर्ट आया था एनजीओ के तहत 1948 में, तो जो पूरे विश्व है, तो पूरे विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर जंगल था, कितने हेक्टेयर भूमि पर वन था 1948 के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 400 करोड़ हेक्टेयर में। ओके, 400 करोड़ हेक्टेयर में पूरे वन का विस्तार था। किसके अनुसार? वानिकी रिपोर्ट 1948 के अनुसार। ओके, वानिकी रिपोर्ट 1948 के अनुसार पूरे विश्व में 400 करोड़ हेक्टेयर में वन था, जंगल का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन जब इस्तेमाल बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, तो कितने मैग्नीज जो धातु है, कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है 1 टन इस्पात बनाने में? तो आंसर हो जाएगा आपका 10 किलोग्राम। ओके, 10 किलोग्राम मैग्नीज से 1 टन इस्पात बनाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ये क्वेश्चन कभी ना कभी घूम फिर करके पूछी जाती ही जाती है। ओके, कोयले का सबसे अच्छा जो प्रकार होता है, सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। ओके, एंथ्रेसाइट जो है कोयले का 1 नंबर 1 ग्रेड का प्रकार होता है। इसकी अगर खरीदी, अगर बिक्री की बात की जाए तो थोड़ी महंगी भी मिलती है और इसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है?
तो उपभोक्ता उद्योग कहने का मतलब जो खाने वाला पदार्थ हो जाता है, जो उपभोग करते हैं, तो वही होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सिंपल चीनी उद्योग। ओके, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। और बाकी जो है पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चितरंजन लोकोमोटिव, ये सब उद्योग है भाई, ये सब किसी और चीज़ के लिए है। लेकिन चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता के लिए, जो भी खाने वाला सामान हो गया समझ लीजिए उपभोक्ता का चर्चा कर रहा है। तो उपभोक्ता उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में। ओके, 1986 ईस्वी में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? जो पाइराइट है किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। ओके, पाइराइट जो है धात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, यानी कितनी है? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 10.5। ओके, 10.5%। ओके, 10.5% जो है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? आंसर हो जाएगा आपका जेड गुडी। ओके, जेड गुडी जो थे लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सांप्रदायिक राजनीतिक किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो है किस धारणा पर आधारित है? आंसर हो जाएगा आपका एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ओके, जब भी सांप्रदायिक राजनीति का बात आएगा तो यहाँ पर चर्चा किसका होगा कि एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, इसी धारणा पर आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। आपको संघ सरकार बार बार पूछा जाता है, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका। ओके, निम्न में से यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया गया है तो उसके अनुसार अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? आंसर हो जाएगा इसका 1970 के दशक से। ओके, 1970 के दशक से भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश आरंभ हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, किससे संबंधित है आपको पता होना चाहिए। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा आपका पेड़ बचाने से। ओके, चिपको आंदोलन लोग पेड़ों में चिपक करके पेड़ को बचाते थे कटने से। ओके, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़ी विरोध। ओके, ताड़ी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? ताड़ी विरोध जो हुआ था आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोध आंदोलन का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ओके, राजनीतिक दल जो तैयार होते हैं बनते हैं तो उसकी नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? यानी कि राजनीतिक दल जो है सबसे पहले कहाँ शुरुआत किया गया था सबसे पहले? तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन। ओके, ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले राजनीतिक दल का गठन हुआ या फिर उसकी नींव पड़ी। ओके, राजनीतिक दल सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ? तो ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? जो गठबंधन की सरकार बनती है उसमें जो है महानतम संभावना जो होती है किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था, क्योंकि गठबंधन तभी होगा जब बहुदलीय व्यवस्था होगा, यानी कि जब सब कोई मिल जाते हैं उसको गठबंधन बोला जाता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी सब मिल जाते हैं जिसको गठबंधन की सरकार बोला जाती है। तो बहुदलीय व्यवस्था के कारण ही गठबंधन की सरकार संभव है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है, तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। ओके, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी राजनीतिक दल नहीं है। ओके, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ और याद कराता हूँ। ओके, चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लिया। और यहाँ पर है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आंसर हो जाएगा आपका भारत में। ओके, भारत में जो है कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहाँ, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है और थोड़ा सुन करके अजीब लगता है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है, तो भाई साहब बिहार को कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार जो है उसकी नियामक संस्था कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्टॉक एक्सचेंज। ओके, स्टॉक एक्सचेंज जो है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। इसको इसी तरह से याद करना है, स्टॉक एक्सचेंज जो है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यावसायिक बैंक। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ओके, और कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो व्यावसायिक बैंक। ओके, व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। ओह, वेरी सिंपल क्वेश्चन। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। आप देख रहे हैं कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार टाइम निकाल करके 1 घंटे 2 घंटे एक बार सारे वीडियोज को देख लें, और गारंटी है कि सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, और 100% गारंटी है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लड़ेंगे ही लड़ेंगे। ओके, तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पूछा जाता था कि बीमारू राज्य कौन है, और इसमें पूछा जा रहा है कि बीमारू राज्य नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। कैसे पता चलता है, क्योंकि ये जो बीमारू लिखाता है, तो बीमारू हम लोगों का इस तरह से लिखाता है, मैं आपको यहाँ बता दूँ। ओके, इसका बीमारू लिखने का मतलब है, टोटल इंग्लिश में मतलब है BIMARU। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कर्नाटक है, यहाँ पर के कहीं भी शामिल है नहीं ना, के शामिल नहीं है, इसलिए जो कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं है। यहाँ पर सभी के अपने अपने मतलब होते हैं। बी का मतलब बिहार, यू का मतलब उड़ीसा, आर का मतलब इस तरह से कुछ होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, एम फॉर मध्य प्रदेश, इस तरह से सबका मतलब है। लेकिन यहाँ पर के नहीं है, इसलिए जो कर्नाटक है बीमारू राज्य का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी किधर गया, ओ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं। बीमारू राज्य का क्वेश्चन हो गया था, और उसके बाद ये आ गया 36 नंबर क्वेश्चन कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 5। ओके, वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो आंसर हो जाएगा आपका 1986 ईस्वी में। ओके, 1986 ईस्वी में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो भी स्वर्ण आभूषण खरीदते हैं मार्केट से, बाजार से, सोने की जो हम लोगों का ज्वेलरी होती है, तो उसमें किसका जो है चिन्ह होना चाहिए, ताकि इससे ये पता चले कि जो हम सोना का जो आभूषण खरीद रहे हैं वो बिल्कुल शुद्ध है और ओरिजिनल सोना हमें दिया जा रहा है। तो इस आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा आपका हॉलमार्क। ओके, जब भी आप स्वर्ण आभूषण खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्क जरूर देखें, वे सोने की शुद्धता को निश्चित करता है, आपको बताता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा की अधिकता। जब अधिक वर्षा होती है तो जल जो है इकट्ठा होकर के और नदी में प्रवाहित होती है और इसके कारण नदी में बाढ़ आ जाती है। ओके, तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? वर्ष की अधिकता, यानी कि वर्षा की अधिकता। वर्षा ज़्यादा होती है जिसके कारण नदियों में बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। जहाँ भूकंप ज़्यादातर आते हैं तो उस क्षेत्रों में जो भवन है उसकी आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आंसर इसका हो जाएगा आयताकार। ओके, आयताकार भवन जब होंगे तो भूकंप उस पर कम असर डालता है। ओके, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसे होनी चाहिए? आयताकार। गाइस, और इस चैनल को आप शेयर जरूर करें, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और इसको आप कभी भी कहीं भी सर्च कर सकते हैं, एजुकेशन डीके। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन इसको कंप्लीट कराया जो कि आपके एग्जाम में पीछे पूछे गए थे। इस सब क्वेश्चन को अगर आप याद कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में फायदे होंगे। आप 2022 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर 23 में, 24 में, कभी भी, तो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो है कि हमेशा पूछे ही जाते हैं और रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग जो है ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं करती है। उनको पता है कि जो स्टूडेंट हैं 10th क्लास का स्टूडेंट है और ये लोग ज़्यादा कुछ सोच नहीं सकते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट का जो बोझ होता है, विषयों का बोझ होता है, इसलिए ये लोग क्वेश्चन चेंज नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन याद करने के बाद आप एग्जाम में अच्छे कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। ओके, और इस क्लास में आपको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा ऐसे वीडियोस मिलती रहे। मैं आपके साथ पूरे एग्जाम तक आपके साथ बना हुआ रहूंगा, मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचाते रहूंगा। पर्सनल कांटेक्ट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक कुमार 00123।